$88,88,684। इतना यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमाता है। मगर आप क्या गैस कर सकते हो ये कौन होगा? ज़्यादातर लोग गैस करेंगे कि गवर्नमेंट लीडर्स होंगे, शायद प्रेसिडेंट होगा। जो यूएस प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली सिर्फ $4 लाख हर साल कमाता है। तो मे बी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस होंगे। वो लोग भी सिर्फ $2 लाख ऑन एन एवरेज कमाते हैं। ओके, तो फिर जेरोम पॉवेल का क्या? वो लिटरली पैसों को प्रिंट करते हैं यार, तो वो तो काफ़ी सारा पैसा कमाते होंगे। जेरोम पॉवेल भी सिर्फ $2 लाख से कहीं ज़्यादा कमाते हैं हल्का सा। मगर मुझे आप पे गलत मत समझना, आप ये किसी भी तरह से ख़राब सैलरीज नहीं है। मगर जब हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि इतनी मेहनत लगती है इन पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती देखने में ये। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो तो आप 9 में से इकलौते ही हो। मगर आपको सुन के हैरानी होगी कि आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फेसबुक पे काम करता है उससे भी कम पैसे कमाते हो। मगर एक मिनट यार, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर जो कि $8.8 मिलियन कमा रहा है? ये कोई लीडर, चेयरमैन या पॉलिटिशियन नहीं है। ये एक्चुअली फुटबॉल कोच है यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का, निक सेबन। इनफैक्ट ये अकेला निक नहीं है जो कि गवर्नमेंट सैलरी की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जो टॉप 10 गवर्नमेंट सैलरीज है वो सारी फुटबॉल कोचेस को जाती है बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। हालांकि ये चीज़ सरप्राइजिंग हो सकती है पहली झलक में, तो मगर जब आप ये चीज़ कंसिडर करोगे कितना ज़्यादा रेवेन्यू लेके आते हैं फुटबॉल कोच, तो ये कॉम्पनसेशन जो है सेंस भी बनाती है। मगर ये चीज़ ये नहीं समझाती कि रेगुलर गवर्नमेंट सैलरीज इतनी ख़राब क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, जेरोम पॉवेल लिटरली रिस्पॉन्सिबल है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करने में हर साल और मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को संभालने में। आप तो यही सोचोगे इस जॉब में काफ़ी अच्छे पैसे मिलते होंगे ताकि सबसे अच्छा टैलेंट आ सके, मगर ऐसा फिर भी नहीं है। और आपको ज़्यादा ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं ये रियलाइज़ करने के लिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितना कम पैसा मिलता है। पुलिस ऑफिसर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के हमें सेफ रखते हैं, मगर फिर भी उन्हें $70,000 मिलते हैं। इसी तरह से टीचर्स भी अगली जनरेशन को पढ़ाते हैं, मगर फिर भी $55,000 मिलते हैं। और जो सबसे ख़राब है वो EMTs है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, मगर फिर भी उन्हें $36,000 मिलते हैं। तो आखिर गवर्नमेंट की सैलरीज इतनी ख़राब कैसे हुई? जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो ये है कि शायद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही अंडर फंडेड होगी, इसी की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी कम पैसा मिलता है। मगर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं ये जानने के लिए कि ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो करंटली $6 ट्रिलियन स्पेंड करती है और यूएस में करंटली 1.87 मिलियन फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है वो $3.2 मिलियन पर एम्प्लॉय आता है। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए एप्पल का $1.9 मिलियन आता है, फेसबुक का $1.6 मिलियन आता है और अल्फ़ाबेट का $1.3 मिलियन आता है। और ये कंपनी जानी जाती है दुनिया की सबसे ज़्यादा पेइंग एम्प्लॉयर्स के नाम से। यहाँ पे एप्पल के नंबर्स थोड़े से गड़बड़ है क्योंकि रिटेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है उनके, मगर फेसबुक और गूगल को देखें तो उनकी मीडियन सैलरीज $3 लाख के अंडर आती है। मगर इसका उल्टा ही देखें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डबल रेवेन्यू लेके आती है इन कंपनीज से, मगर फिर भी जो एवरेज सैलरी है वो $79,000 की है। लोग ऑफन क्रिटिसाइज़ करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे नहीं देते, मगर जो एवरेज बिजनेस है वो एक्चुअली 15 से 30% जो अपना रेवेन्यू है सैलरीज की तरह देता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 2.5% से भी कम अपना रेवेन्यू सैलरीज की तरह देती है। हाँ, ये इतना ही ज़्यादा ख़राब है। अगर गवर्नमेंट एवरेज बिजनेसेस के बराबर मैच करके 15 से 30% भी देती ना, तो आज हमें $4,80,000 से $9,60,000 के बीच में सैलरीज देखने को मिलती। और अगर वो सिर्फ 10% भी देते तो हम एवरेज सैलरी $3,20,000 की देखती, जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देता है। मगर चलो, अगर ऐसा केस है तो आखिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है यार? जो आंसर है इसका वो ये है कि इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में फंस रहा है। कई सारे एस्पेक्ट्स में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा चैरिटी की तरह चलाती है बजाय कि लॉजिकल बिजनेस की तरह। नासा का एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। आपने उनके नए SLS रॉकेट के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि रॉकेट काफ़ी कमाल का है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, जो कि $4.1 बिलियन पर लॉन्च का आता है और ये रीयूजेबल भी नहीं है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि नासा स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा है, जो कि 1970 के समय से बजाय कि लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट यूज़ करे। आप पूछ सकते हो भाई ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए है कि जो इंडस्ट्री में जॉब जो दी थी स्पेस शटल प्रोग्राम में उसको बचा सके। हालांकि सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और इसी वजह से प्राइवेट कंपनी जो है नासा को पीछे छोड़ चुकी है आज। अब स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो सिर्फ $67 मिलियन पर लॉन्च पे कॉस्ट करता है, वहीं पे फैल्कन हैवी जो है वो सिर्फ $97 मिलियन पर लॉन्च कॉस्ट करता है। और ये तो स्पेसएक्स कस्टमर से चार्ज करता है, जो उनकी खुद की कॉस्ट है तो वो और भी ज़्यादा कम होगी। और बात करें इन टर्म्स ऑफ पेलोड, तो फैल्कन हैवी की लियो पेलोड कैपेसिटी 64 मेट्रिक टन्स की है, वहीं पे SLS की लियो पेलोड कैपेसिटी 70 मेट्रिक टन की है। तो SLS बेसिकली उसके बाद 10% एक्स्ट्रा पेलोड कैपेसिटी तो है, मगर कॉस्ट भी 42 गुना ज़्यादा है। तो जैसा आप देख सकते हो गवर्नमेंट के पास फंडिंग की दिक्कत नहीं है, मगर उनके पास इनफेक्टिव स्पेंडिंग की दिक्कत ज़रूर है।
हम सारा ब्लेम तो सरकार पे नहीं डाल सकते, क्योंकि जो कम सैलरीज मिलती है वो एम्प्लॉयज़ की भी गलती है और वो क्या चीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी है। इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटिवली चिल होती है और आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कोई किसी कंपनी का कल्चर थोड़ा अच्छा है, मगर सिंपली उसे गवर्नमेंट की कंपनी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वो खुद भी स्ट्रेसफुल होती है, मगर ज़्यादातर उनमें से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप एक टैक्स एग्जामिनर हो IRS पे, या फिर क्लर्क हो DMV पे। जो आराम से बैठ के काम करना है वो बेस्ट सेलिंग फैक्टर है पब्लिक इंडस्ट्री का, और साथ साथ जॉब सिक्योरिटी तो मिल ही जाती है। इसका साथ ये भी मतलब है कि हर कोई जो कि पब्लिक इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है वो पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऑफ कोर्स उन्हें जीने लायक पैसे तो चाहिए, मगर रेयरली ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पैसे बढ़ाने की बातें भी नहीं करते या प्रमोशन की, और डेफिनेटली वो कभी भी जॉब तो नहीं छोड़ना चाहते पैसों को बढ़ाने के लिए। और ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, जो कि इसी डायरेक्शन में जा रही है। एम्प्लॉय लॉयल्टी जो है वो सबसे कम समय में चल रही है अभी, और जो दिन थे लोग 40 से 50 साल एक ही कंपनी में बिताते वो कब के जा चुके हैं। ये सेम चीज़ मगर गवर्नमेंट के लिए नहीं कही जा सकती। ये अनकॉमन नहीं है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है अब दशकों या फिर अपना पूरा ज़िंदगी गवर्नमेंट के साथ बिता देते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय लॉयल्टी तो है, मगर उनकी कम कॉम्पिटिटिव सैलरीज है। जब आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी चल रहा हो, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आप भी उनके लिए सैलरीज बढ़ाओगे। और क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ संतुष्ट होते हैं तो कोई इसके बारे में कुछ करता भी नहीं है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ यूनियंस है जो कि अच्छी तनख्वाह के लिए फ़ाइट करती है, मगर डेफिनेटली वो एफर्ट ज़रूर लगाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जस्ट मूंगफलियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक यूनियन है जो कि 2023 के पे को 4.6% से 5.1% पे बढ़ाना चाहती है। मतलब वो सिर्फ आधे परसेंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और प्राइवेट इंडस्ट्री में हालांकि टोन ऐसी होती है, अगर आप मुझे $20,000 का प्रमोशन नहीं दे रहे हो तो मैं किसी और कंपनी में चला जाऊंगा जो कि मुझे देंगे। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते। वर्चुअली सारे गवर्नमेंट लीडर्स हैं वो पॉपुलैरिटी, पावर और प्रेस्टीज के लिए, उनको पैसे से मतलब नहीं है। और इसी तरह का आर्गूमेंट रोज़मर्रा के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जा सकता है। ज़्यादातर उनमें से हेल्थ इंश्योरेंस या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। ये लोग यूजुअली इनके घर वाले या घर वाली प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिर वो खुद ही काम कर चुके होते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में पहले से, और काफ़ी सारा पैसा बना चुके होते हैं स्विच करने से पहले। तो उन्हें एक्चुअली इतना ज़्यादा सेविंग के लिए दिक्कत नहीं होती रिटायरमेंट के लिए, तो या फिर उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। और सारी चीज़ें जो उनको करनी है वो ये है कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ले लो, और एग्जैक्टली यही करते हैं वो। हालांकि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कॉम्प्लेंसी से समझाया जा सकता है, ये चीज़ हर किसी के लिए सही नहीं है गवर्नमेंट में काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ पोर्शन पब्लिक सेक्टर में ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कि वहाँ पे रहना नहीं चाहते, मगर उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इसमें प्राइमरली ऐसे लोग आते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए अनडिज़ायरेबल या फिर अनहायरेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ ख़राब है, मगर उनके ऐसे ट्रेड्स है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ को झेल लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय हो सकता है एक लंबे जॉब गैप पे गया हो अपने रेज्यूमे में। अब ये एम्प्लॉयज़, हालांकि उसके पास हो सकता है लेजिटिमेट रीज़न हो इस गैप के लिए, शायद वो किसी बीमार रिश्तेदार की देखभाल करो या फिर खुद ही बीमार हो, मगर प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी भी कारण से कोई लेना देना नहीं है उनको। उनके पर्सपेक्टिव से तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि कोई भी उसे हायर नहीं करना चाहता, और ये हो सकता है कि वो इंसान है काम पे ज़्यादा नहीं आता, तो कंपनी जो है रेदर अगले एप्लीकेंट पे मूव करेगी बजाय कि उसे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे। एक और पॉपुलर हर्डल है बहुत सारे एप्लीकेंट्स का, वो है लैक ऑफ नेटवर्किंग। आप सोचोगे कि ट्रूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती जॉब ढूंढने में, मगर एक्चुअली ये सच नहीं है जब स्पेशली बात करें मार्केट डाउन टर्न्स की। इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कि आपके पास काफ़ी बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, बजाय कि आपके पास सिर्फ स्किल्स है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन है हायर्स का वो एम्प्लॉय रेफरल से आते हैं। आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है ऐसे इंसान पर दाव लगाना जो कि आपके अच्छे एम्प्लॉय ने लेकर आया आपके पास, बजाय कि किसी ऐसे को लेना जो कि आप एक पीस ऑफ पेपर पर देख के जज कर रहे हो। और लास्टली उन लोगों का ग्रुप है जिन्हें प्राइवेट जॉब ढूंढने में मुश्किल आती है, वो लोग जो कि विकलांग है। हालांकि कंपनी जो है वो ऐसे लोगों को जो कि व्हील चेयर या ऑस्टिम में उसे ले तो लेगी, मगर ऐसा शायद मुश्किल ही है कि वो ऐसे लोगों को ले जो कि बहरे या अंधे हैं। अब टेक्निकली ये इलीगल है एम्प्लॉयज़ को कि वो डिस्क्रिमिनेट करें एप्लीकेंट्स की डिसेबिलिटीज़ पे, मगर अगर हम सच्चाई की बात करें तो आखिर असल दुनिया में यही होता है। और एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अगर वो आर्ग्यू करे कि गिवन डिसेबिलिटी एक इंडिविजुअल की वो उसे रोकता है जॉब के फंक्शन को पूरा करने के लिए। और ये इतना मुश्किल नहीं है एक आर्गूमेंट बनाना जब एप्लीकेंट बहरा या अंधा हो, चाहे कोई भी जॉब हो। अब गवर्नमेंट वहीं पे दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा आगे है कि ऐसे इंसान को जॉब दे दे, और ऑफन टाइम्स वही जो होते हैं वो ऐसे इंसानों को जॉब देते हैं। हालांकि ये लोग काम नहीं करना चाहते कम कॉम्पनसेशन में गवर्नमेंट के साथ भी, मगर उनके पास कोई चॉइस नहीं बच जाती और उनके पास नेगोशिएटिंग पावर भी नहीं रहती।
गवर्नमेंट की सैलरीज कम होना कोई भी नई बात नहीं है। गवर्नमेंट जो है हमेशा प्राइवेट इंडस्ट्री से कम ही पैसा देती थी, मगर यूजुअली वो इसे अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस और बेनिफिट से पूरा करती है। मगर पिछले कई दशकों से जो डिस्पैरिटी है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में, वो बढ़ती होती जा रही है। और क्योंकि अभी रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन भी चल रही है, जो अपील है गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी देती है रिसेशन के दौरान, मगर किस दाम पे? जब हम बात करें सैलरी डिफरेंस की $50,000 पे गवर्नमेंट में वर्सेस $70,000 की प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो हम लोग $50,000 तो गवर्नमेंट की तरफ से और $1,00,000 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से देख रहे हैं। और इसमें तो हमने प्रमोशंस को भी नहीं जोड़ा है। और गवर्नमेंट में हर प्रमोशन आपको कुछ $1,000 एक्स्ट्रा दे देगा, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर का जो प्रमोशन है वो आपको दसों $1,000 दे देगा। और जब आप इसे कंपाउंड करोगे पूरे कैरियर में, तो हम लोअर कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं स्केल में, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। तो अगर आप अभी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर एक लेने की कंसिडर कर रहे हो, तो आप हो सकता है आपको दोबारा कंसिडर करने पड़े अपने ऑप्शंस। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ, क्या आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब लोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आपको लगता है कि उन्हें कम पैसे मिलते हैं। अब ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चन लॉजिकली आंसर देखने के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।